वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अनिमेश की बैठकी में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो 200 कंपनी सेना के जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय हुए हैं उसके रिगार्डिंग ये चर्चा है। चलिए देखते हैं कि क्या है वजह और इसकी जो अफवाहें उड़ रही हैं और तथ्य क्या है, दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल पहुंच गए हैं। उनमें से ज़्यादातर उत्तरी कश्मीर और जम्मू के क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर पारामिलिट्री ट्रूप्स फोर्सेस की तैनाती से कुछ स्थानीय नेताओं की चिंता बढ़ गई। चिंता क्यों बढ़ गई है तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि ये पहली बार है जब अगस्त 2019 के बाद से इस तरह की तैनाती हुई है। 2019 में जो हुआ था वो आप लोग से छुपा नहीं है गाइस, उसी को लेकर उन लोगों में डर है। 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर का एक विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। जब विशेष राज्य का दर्जा क्या था, यानी धारा 370, हम लोग इसके विषय में इसके आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं अभी। और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। आप अगर अभी इस मैप में यहाँ जो देख रहे होंगे, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर था, अब इसको अलग कर दिया गया, इसे जम्मू कश्मीर बना दिया, इसे लद्दाख बना दिया गया। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। हालांकि अधिकारियों ने उन आशंकाओं और अफवाहों को खारिज किया है। जो भी अफवाह फैल रहे थे उसको खारिज कर दिया, जो भी र्यूमर फैल रहे थे उसको खारिज कर दिया है। और बड़े पैमाने पर फोर्सेज की तैनाती का मतलब राज्य में बड़ा उलटफेर या कोई बड़ी गतिविधि हो सकती है, इसका खंडन किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले अर्धसैनिक बल वे हैं जो पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए गए थे। जो भी फोर्सेज वेस्ट बंगाल में इलेक्शन ड्यूटी पे गए हुए थे वो वापस आ रहे हैं और फिर अपने अपने जगह पे उसको तैनात किया जा रहा है। राज्य के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा है, ये सैनिक उन राज्यों से लौट रहे हैं जहां हाल ही में चुनाव हुए थे, उन्हें फिर से शामिल किया जा रहा है, ये नई तैनाती नहीं है। तो विजय कुमार का कहना है कि जो भी जहां जहां इलेक्शंस हो रहे हैं वहां से जो सिपाही आ रहे हैं, फोर्सेज आ रहे हैं, उन्हें अपनी जगह पे फिर से भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की करीब 200 कंपनियां विधानसभा चुनाव के लिए राज्यों में भेजी गई थी। जो भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनके लिए हर राज्यों में भेजा गया था, जिनमें से ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में थी। 1 महीने पहले 50 कंपनियां लौटी है, बाकी अब वापस आ रही हैं, फिर से तैनात किए जा रहे हैं। अगस्त 2019 में राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने की घोषणा से पहले CISF बलों की कम से कम 800 कंपनियां जम्मू कश्मीर में भेजी गई थी, कश्मीर घाटी में तैनात की गई थी। पिछले साल की शुरुआत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद जम्मू कश्मीर से 100 कंपनियों को वापस बुला लिया गया और देश के अन्य हिस्सों में भेज दिया गया था। ये तो हुई जो हाल फिलहाल की घटना हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, उसका क्या अफवाह है क्या सच है उसके बारे में अब जानते हैं कि आर्टिकल 270 यानी कि धारा 370 है क्या। धारा 370 जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही हम लोगों के जुबान पे आ जाता है, और उसके साथ साथ 35A भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वतंत्रता मिली थी। वहीं 35A जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। यह भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया। राष्ट्रपति ने 14 मई 1954 को इस आदेश को जारी किया था। यह अनुच्छेद 370 का हिस्सा था। तब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग होती आई थी, वहीं कश्मीरी नेता और स्थानीय निवासी इसका विरोध करते आए थे। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। इस बात को समझें कि आप रक्षा यानी कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशंस, ये सब आप राज्य हमारे केंद्र सरकार को पावर थे, लेकिन अन्य किसी विषय में हमें राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। इस विशेष दर्जा के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं हो सकती थी। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। 1976 का यानी कि 1976 का शहरी भूमि कानून राज्य पर लागू नहीं होता था। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे दूसरे राज्यों के लोग। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था।
यानी कि गाइस 356 नहीं होते थे, 360 नहीं होते थे, और वहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। तो ये सब पाबंदियाँ थी। धारा 370 के तहत विशेष अधिकार कश्मीर को जनता को मिले हुए थे। इस धारा की वजह से कश्मीर में आरटीआई और कैग जैसे कानून लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। जम्मू कश्मीर का अलग राष्ट्रीय ध्वज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वहाँ का जो झंडा था वो भी अलग था, यानी कि अपने आप को वो अलग देश ही मानते थे, सिर्फ यहाँ के संरक्षण में थे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। ये सबसे अलग है। हमारे यहाँ विधानसभा का सत्र 5 वर्ष का होता है, वहाँ का 6 वर्ष होता था। जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का था। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था। ये समझ लीजिए, यानी कि भारत को ये देश मानते ही नहीं थे। देश मानते तो यहाँ की तिरंगा का अपमान नहीं करते, यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करते, और ये वहाँ पे गैरकानूनी या अपराध भी नहीं था। तो समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता थी। सिर्फ यहाँ के मजे लेने थे। जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है भारत सरकार, वो मजे लेने हैं और अपना खुद का चलाना है। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश से जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं थे, यानी कि यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है वो भी वहाँ पे मान्य नहीं थे। आप समझ सकते हैं कितना फायदा कश्मीर के लोगों को हो रहा था। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती थी। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ की महिला से आप अगर शादी कर लेते हैं तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि महिला की नागरिकता खत्म हो सकती है लेकिन आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उससे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। वाह, ये कौन सा चालू है कि यहाँ के लोग से अगर वहाँ की लड़कियाँ शादी कर लेती हैं तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, और वही पाकिस्तान के लोग अगर यहाँ की लड़की से शादी कर लेते हैं तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। समझ सकते हैं कि क्या चल रहा था कश्मीर में। अब जानते हैं कि अनुच्छेद 35A का क्या मतलब है, 35A का क्या मतलब है। 35A से जम्मू कश्मीर के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते थे। 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे उन्हीं को स्थायी निवासी माना जाता था। जो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं था, राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकता था, सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकता था, वहाँ के यूनिवर्सिटीज में दाखिला नहीं ले सकता था, ना ही राज्य सरकार की कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता था। अब समझिए कि क्या क्या वहाँ के लोग भारत के लोगों पे पाबंदियां लगा कर रखे हुए थे। मतलब कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं है वो वहाँ पे संपत्ति नहीं खरीद सकता है, ठीक है, सरकार की नौकरी जॉब नहीं पा सकता है सरकारी, वहाँ पे वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता है, और कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। कुल मिला के हमें जम्मू कश्मीर से कुछ नहीं मिलना था, उन्हें सिर्फ यहाँ से का चाहिए, बटोर के ये हमारे देश के लेंगे, सब कुछ फ़ायदा लेते रहे और हम लोग को यहाँ कश्मीर से कुछ ना मिले, यही कुल मतलब था। होप करता हूँ आपको पूरा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी मुद्दा है, जो भी बातें चल रही है न्यूज़ में, वो मैं बता दिया हूँ। उससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड कर सकता था वो मैं कर दिया हूँ। होप करता हूँ कि यह चर्चा आपके लिए लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर।